हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सीयूटी पर्सपेक्टिव। लास्ट ईयर 2022 में भी हमने देखा कि फिगर्स ऑफ स्पीच में से 3-4 क्वेश्चंस आए थे हर स्लॉट में, विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीयूईटी। सीयूटी के अलावा अगर आप और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक कॉम्पोनेंट है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको वहां भी काम आएगा। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, कॉमनली यूज्ड विद एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे और आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच अप्लाई किया जाता है इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉमन है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इट विल श्योरली हेल्प यू इन ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। सो एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर विच क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट। सो किसी कॉन्सोनेंट की आवाज इसमें रिपीट होती है। वी ऑल नो दैट इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स इज एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वॉवल्स। ए ई आई ओ यू के अलावा सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स हैव अ पर्टिकुलर साउंड। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे आपको एक रिपीटिंग कॉन्सोनेंट मिल रहा है, एस एच, राइट। तो उसकी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो स और श, एस इज रिपीटिंग इटसेल्फ थ्रू आउट द सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जहां पर आप कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन देखते हो, उस साउंड का रिपीटेशन देखते हो अक्रॉस द होल सेंटेंस, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। Now we come to antithesis. It is a literary technique that places opposite things or ideas next to one another in order to draw out their contrast. तो इसमें ना कंट्रास्ट निकाला जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये जो सेंटेंस है, इट्स टेकन फ्रॉम अ टेल ऑफ टू सिटीज विच इज अ वेरी फेमस बुक बाय चार्ल्स डिकेंस। तो कंट्रास्ट लेकर आया जा रहा है। एक पॉइंट पर वो बोल रहा है एक ही सेंटेंस के अंदर दैट इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, और सेम ही सेंटेंस में वो बोल रहा है इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ऑपोजिट्स एक ही सेंटेंस में एक साथ लाए जा रहे हैं, कंट्रास्ट है। उसी टाइम को बेस्ट टाइम बोल रहा है, उसी टाइम को वर्स्ट टाइम बोल रहा है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं एंटीथीसिस, कि वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। बेस्ट बोलने के साथ उसी ने एक साथ वर्स्ट भी बोल दिया है। So this is known as antithesis, the technique that places opposite things or ideas next to one another in order to draw out their contrast. The time was best, the time was worst. The contrast is brought out here. Euphemism. So euphemism is something कि किसी भी चीज को bluntly बोलने की जगह हम उसको थोड़ा टोन डाउन करके बोलते हैं, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। इस फिगर ऑफ स्पीच को यूफेमिज्म कहते हैं। A euphemism is a way to say something in an understated manner. As I mentioned कि हम उसके लिए exact words नहीं यूज करेंगे। कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक होता है या किसी भी चीज के लिए हम यूफेमिज्म यूज कर सकते हैं, उसको अंडरस्टेट करने के लिए, उसको टोन डाउन करने के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, डेथ कैन बी एन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट, सो वी हैव डेवलप्ड मेनी यूफेमिज्म्स टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग इट हेड ऑन। हम बोल देते हैं समवन हैज पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग समवन हैज डाइड। अगर हम बोलते हैं समवन हैज डाइड तो वो सुनने में थोड़ा ब्लंट और थोड़ा खराब लगता है। तो उसको टोन डाउन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक यूफेमिज्म बनाया गया है, दैट समवन हैज पास्ड अवे। तो इस तरीके से कभी कभी इट हैपेंस विद अस कि हम किसी इंसान को मुंह पर कोई चीज नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट लाइक द ड्रेस ऑफ योर फ्रेंड, उसने आपसे पूछा कि उसकी ड्रेस कैसी लग रही है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है, यू से कि कलर थोड़ा चमकीला लग रहा है बट ओवरऑल ड्रेस ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ यूफेमिज्म, कि आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोल रहे हो कि उसकी ड्रेस खराब है, बट यू आर हिंटिंग कि कलर थोड़ा चमकीला है, कोई और कलर होता तो अच्छा लगता, बट ओवरऑल इट्स फाइन। तो दैट इज यूफेमिज्म एंड दैट्स हाउ इट इज एम्प्लॉयड। हम डे टू डे अपनी लाइफ में बहुत यूफेमिज्म एम्प्लॉय करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज में दिस थिंग इज नोन एज यूफेमिज्म। या सो नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी तो आई होप आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। आयरनी
is a situation that subverts a reader's expectation. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उससे उल्टा हो जाता है. आपने काफी जगह यूज करोगा. आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज, आप सिचुएशन सोचते कैसी हो कैसे जाते हो. तो आयरनी बहुत टाइप्स के होते हैं. सम इज सिचुएशनल आयरनी, सम इज वर्बल आयरनी. तो बहुत तरह के आयरनी आपको मिलते हैं. इट सबवर्ट्स अ रीडर्स एक्सपेक्टेशन. रीडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे उल्टा हो जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. One of the characters in your story is a hypochondriac, always convinced that they have an exotic and uncurable disease. An ironic ending for that character would be if they died of a common cold. तो इसमें एक बात बोली जा रही है स्टोरी में कि एक कैरेक्टर है जो कन्विंस्ड है हर तरीके से कि उसको कोई बहुत ही नई प्रकार की और बहुत ही इनक्यूरेबल टाइप की डिजीज है, राइट. बट आयरनी क्या हुई कि वो कॉमन कोल्ड से मर गया, विच इज अ वेरी कॉमन डिजीज, और उससे मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. सो दैट इज एन आयरनी. कहा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको बहुत ही, कहा वो सोच रहा था कि उसको बहुत ही अनक्योरेबल काइंड का डिजीज है, बट at the end he died of common cold, which is very common. So that is irony. This is an example of situational irony. So irony यही होता है कि जैसा ट्रैक चल रहा होता है एकदम उससे बिल्कुल उल्टी चीज हो जाना. That is irony. For example, your friend was thinking कि he'll top the class, but he ends up failing the subject that he was thinking he'll top in. So that is irony. उसको लगा उसका पेपर इतना अच्छा गया, but reality में वो खराब था. That is irony. Metaphor. A metaphor is a direct comparison of dissimilar things to create more vivid imagery or understanding. ठीक है. इसमें बहुत ही डिसिमिलर, जिस चीजों का कंपैरिजन नहीं होता है उनको कंपेयर किया जाता है टू क्रिएट मोर विविड इमेजरी. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज इमेजरी. जो भी आपकी मेंटल इमेज किसी चीज को लेकर बनती है. और अंडरस्टैंडिंग. ही वॉज एन अनियन. टू अंडरस्टैंड हिम शी हैड टू पील बैक द लेयर्स. तो एक इंसान को एक अनियन से कंपेयर करा जा रहा है. वो क्या बोल रहा है ऑथर कि वो एक अनियन की तरह था और उसको समझने के लिए शी हैड टू पील बैक द लेयर्स. उसकी लेयर्स को उसको पील करना पड़ रहा था. सो अ पर्सन एंड एन अनियन डजंट हैव एनी कंपैरिजन, बट देन ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू अनियन, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में बोल देते हैं तुम तो चिकने खड़े हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, राइट. सो वो एक मुहावरा है, दैट इज एन इडियम, बट स्टिल वी यूज अ पर्सन एंड अ घड़ा हैज नो सिमिलैरिटी, but still we use that as a figure of speech, and this figure of speech is known as metaphor. Personification. So personification में क्या होता है कि हम एक नॉन ह्यूमन थिंग को, अ नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं. लाइक वी ह्यूमन हैव एट्रीब्यूट्स, राइट. हम फील कर सकते हैं चीजें, हम देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो ऐसी जो कैपेसिटी जो सिर्फ एक ह्यूमन के पास होती है, जब हम लैंग्वेज में वो एक नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. द फ्लोर बोर्ड्स ग्रून्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप. तो फ्लोर के बोर्ड्स थे दैट दे ग्रून्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप. तो एक नॉन लिविंग थिंग है फ्लोर बोर्ड्स, वो अपने वेट को नहीं सह पा रहे थे. So that is something which a human can feel, right? The sense of feeling is for humans only, and that has been attributed to a non-living thing. So that is known as personification. So metaphor and personification, many people have doubt in it. तो metaphor में क्या होता है कि आप एक लिविंग थिंग को, जरूरी नहीं है इसमें कि लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, मेटाफर एक दो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन करेगा और एक को दूसरी चीज का एट्रीब्यूट भी दे सकता है. जो इस एग्जाम्पल में हमने देखा, एक इंसान को एक अनियन का एट्रीब्यूट दे दिया गया विच डजंट हैव एनी लिंक, राइट. बट एक पर्सोनिफिकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेटाफर इज कि इसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट मिलेगा. तो जहां पर आप देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट मिल रहा है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन इन अ सेंस बिकम्स अ सब टाइप ऑफ मेटाफर. जहां भी आप देखोगे कि एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करा जा रहा है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सिमिली. सिमिली is the simplest of all figures of speech. A simile compares two dissimilar things like or as. जरूरी नहीं है कि simile में two dissimilar things हो, but simile ढूंढने का सबसे easy way है कि उसमें words use होते हैं like और as. Example देखते हैं. It was the first real day of summer, and by the time she came back indoors, she was red as a tomato. So आपको अब थोड़ा डाउट हो रहा होगा यहाँ पे कि पर्सोनिफिकेशन से अलग कैसे है. इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है टू सिमिलर डिसिमिलर थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं.
तो पहली बात तो जरूरी नहीं है कि वो दो डिसिमिलर थिंग्स हो, और उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। शी वॉज रेड एज अ टोमेटो, तो शी हैज बीन कंपेयर टू टोमेटो, जो उसके मुंह की रेडनेस है, इट वॉज जस्ट लाइक अ टोमेटो। तो आपको जैसी वर्ड एज मिल गया, यू नो इट्स अ सिमिली, तो इसको आप वर्ड से याद कर सकते हैं, लाइक एंड एज। शी वॉज रेड लाइक अ टोमेटो होता, देन ऑल्सो दिस वुड हैव बीन अ सिमिली। Pun. So this is my personal favorite because I use pun a lot. A pun is a form of wordplay that purposely substitutes words that sound similar but have different meanings. तो homophones आपने सुने होंगे इंग्लिश में, right? The words which have a similar sound but they have different spellings. So यहाँ पर वैसे pun हम play करते हैं. Mine is a long and a sad tale, said the mouse, turning to Alice and sighing. So sad tale, टेल यहाँ पे हम स्टोरी वाला टेल यूज कर रहे थे, स्पेलिंग इज करेक्ट। इट इज अ लॉन्ग टेल सर्टेनली, सेड एलिस। तो यहाँ पर माउस की टेल पर पन हो रहा है। कहानी वाला टेल एंड द टेल ऑफ अ माउस हैज बीन यूज इंटरचेंजेबली, मतलब सेम तरीके से यूज किया गया। जहाँ पे वो टेल TAL यूज करना चाह रही थी, शी यूज TAIL, स्पेशली उसको उसके टेल को पॉइंट आउट करने के लिए। सो दैट्स हाउ अ पन इज एम्प्लॉयड, कि दो सेम साउंड वाले वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है ताकि एक पन इफेक्ट क्रिएट हो। तो यहाँ पे उसने माउस की टेल और जो वो कहानी सुना रहा है उस पे पन प्ले करा। सो दैट्स हाउ इट इज यूज। हाइपरबोल, सो दैट इज नथिंग बट एग्जैजुरेशन। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना हो तो दैट इज नोन एज हाइपरबोल। इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। तो आप सबने स्निकर्स का एड देखा होगा कि if you don't get a snicker you become a heroine, you become so exaggerative person. So that what is hyperbole. If I don't get eat soon I'm going to die of hunger. We all know if you don't eat for some time, in short duration at least, कुछ नहीं होता है ह्यूमन बॉडी को, वी कैन सर्वाइव, वी हैव फैट रिजर्व्स, राइट। बट यहाँ पर इतना ज्यादा उसका एग्जैजरेशन हो गया, इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दी गई है सिचुएशन को, अरे मैं भूख से मर रही हूँ। सो वी यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन डे टू डे लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट हाइपरबोल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला और ये आपके एग्जाम्स में काम आए। गाइस डू प्रैक्टिस, यू विल फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दीज। आई विल कम विद अनदर सेशन इसका पार्ट 2 जिसमें हम और फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, एंड फिर वील कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें हम सारी एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स मिसलिनियसली देखेंगे और साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो पहले 2 वीडियो से आप प्लीज सारा रिविजन कर लीजिएगा फिगर ऑफ स्पीच का, एंड देन वील सॉल्व इट लाइव और हाउ एवर इट सूट्स। फिर आप हम मिलकर साथ में बैठ के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एंड आई होप उसके बाद आपके फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। सो गाइस थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।